नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान और ये क्लास नंबर 3 रहेगी राजनीति विज्ञान की, जिसके अंदर हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा के साथ संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, इसलिए ध्यान से। और मित्रों यहां पर वही चीज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो मित्रों। इसी के साथ अगर आप जिस प्रकार हमने इतिहास विषय है पेपर फेस्ट के लिए वो कंप्लीट देख लिया है तो उसकी पीडीएफ है, और साथ में जो राजनीति विज्ञान है जैसे ही क्लास होती है इनकी पीडीएफ है आपको ऐप के माध्यम से। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मिल जाएगी, वहां से जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी पीडीएफ हैं वो स्टोर से आप देख सकते हैं, अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों। सब भारतीय संविधान का निर्माण या संविधान सभा ऐतिहासिक विकास देखते हैं मित्रों, किस प्रकार संविधान सभा बनी और किस प्रकार हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। दोस्तों एक एक चीज शुरुआत से, जिस प्रकार से जहां से जन्म होता है इस संविधान सभा का और जहां तक ये संविधान बनकर तैयार होता है, लागू होता है, वहां तक हर एक जानकारी यहां पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में होते हैं। तो जो संविधान सभा है इसके दर्शन मतलब संविधान सभा की बात सबसे पहले हमारे सामने लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं जो तिलक का स्वराज्य विधेयक था 1895 के अंदर वो। दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो भारत का संविधान है वो भारत जो भारतीय है उनकी इच्छा के अनुसार ही बनाया जाएगा, उनकी इच्छा के अनुसार ही बनेगा। दोस्तों ये कथन है महात्मा गांधी का जो 1922 में उन्होंने कहा था। तो यहां से भी कि अगर भारतीयों के इच्छा अनुसार भारतीय संविधान होगा, मतलब यहां पर भी कोई सभा बनेगी जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। यहां से भी एक सभा की मांग हो रही है। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया, यानी औपचारिक रूप से यह विचार का प्रतिपादन किसने किया कि संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, एम.एन. राय ने। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। इस विचार को लोकप्रिय बनाने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पंडित नेहरू की रही, यानी कि एम.एन. राय ने कह दिया कि संविधान सभा होगी और इसको लोकप्रिय बना दिया किसने, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस ने घोषणा की यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान सभा का निर्माण कर सके, यह संविधान सभा होगी। मतलब कि कांग्रेस ने क्या घोषणा की कि भारत को अगर यह अवसर मिलता है कि आत्मनिर्णय यानी खुद का निर्णय लेने का अधिकार भारत के लोगों को मिलता है, भारत को मिलता है, तो भारत में जो सभी विचारों के लोग हैं उनकी एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी और उनकी सभी सहमति से, उन सभी की सहमति से एक सभा यानी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। जो सभा बनाई जाएगी, जिसका निर्माण किया जाएगा, वही क्या होगी, संविधान सभा होगी। यह किसकी घोषणा थी, यह कांग्रेस की घोषणा थी। दोस्तों 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार संविधान सभा के गठन की बात कही, यानी फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1936 में, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों चीज, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो। यह किसने मुद्दा उठाया, तो यहां पर रखना है कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में यह बात कही थी। 1 अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि
भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। मतलब 1 अगस्त 1940 को जाकर यह निर्णय सामने आता है कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोग ही उसको बनाएंगे। यह कहती है ब्रिटिश सरकार दोस्तों, 1 अगस्त 1940 को। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। 1942 की क्रिप्स योजना में ब्रिटेन ने स्पष्ट स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित सभा का गठन होगा। मित्रों यहां से देखिए, अभी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है, ये मांगे हैं इनके द्वारा हो रहा है कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तो यहां पे देखिए 1942 में क्रिप्स जो योजना थी उसमें ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया था, स्पष्ट स्वीकार कर लिया था कि भारत में एक निर्वाचित सभा का गठन होगा जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को आई, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और इसमें सदस्य थे 2, स्टेफर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है 24 मार्च 1946 को। दोस्तों आगे देखिए 1946 कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना है जो 1946 में 24 मार्च को आई, उसमें भारतीय संविधान सभा का जो प्रस्ताव है उसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, उसको व्यवहारिक रूप दे दिया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को उसने अपनी योजना प्रकाशित की। जैसे ही 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ये कहां पर पहुंचता है, दिल्ली। इसके पास आती है फाइल कि भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव आया है, तो उसको यह स्वीकार करता है, व्यवहारिक रूप देता है और 16 मई 1946 को उसने अपनी योजना है वो क्या कर दी, प्रकाशित कर दी। अब मित्रों योजना में क्या था ये चीजें देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य तय किए गए। 389 सदस्य होंगे संविधान सभा के अंदर। दोस्तों अब यहां से समझने वाली बात यह है कि ये 389 सदस्य होंगे तो ये सदस्य आएंगे कैसे। यह तो है नहीं कि जो भी सामने दिखाई देगा उसको संविधान सभा का सदस्य बना लिया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, यह भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले देख ले, संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने चलायमान राष्ट्र कहा। यानी जो संविधान सभा बनाई गई उसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था चलायमान राष्ट्र। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। यानी जुलाई के अंदर जो 389 सदस्य चुने जाने थे, किसके लिए, संविधान सभा के लिए, उनमें से सिर्फ 296 सदस्य जो कहां से आने वाले थे, जो आने वाले थे प्रांतों से, उनके क्या हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। दोस्तों कितने सदस्यों के चुनाव हो जाते हैं, यहां पे 296 सदस्यों के यहां पर चुनाव हो जाते हैं। अब मित्रों यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है, यहां पे 296 सदस्यों के चुनाव हो जाते हैं। आगे देखिए मित्रों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थे। समझिए यहां पे हो गए 296 तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। तो 293 कहां से आ रहे, देशी रियासतों से आ रहे मित्रों। आगे देखिए 4 कमिश्नर क्षेत्र, ये कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, एक तो हमारे अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, कुर्ग दिल्ली और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 थे उस समय कमिश्नर क्षेत्र। दोस्तों ये 4 इनसे, तो 292
और 4 296 तो हो गए ही है। यहां पर तो चुनाव हो जाते हैं जुलाई 1946 के अंदर। लेकिन देसी रियासतों का क्या होगा, देखिए आगे। प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। चाहे प्रांत हो चाहे देसी रियासत हो, उनकी जो जनसंख्या थी उसके अनुसार क्या कर दिया गया था, स्थान दे दिए गए थे कि आपकी जनसंख्या इतनी है तो आप इतने सदस्य हैं वो यहां से भेज सकते हैं। स्थूल रूप से 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात रखा गया था। मतलब 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य, यह वहां पर रखा गया था अनुपात। प्रत्येक प्रांत के स्थानों की जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख संप्रदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। जो प्रांत थे उनमें जनसंख्या का अनुपात तो था, लेकिन 3 संप्रदायों में और बांट दिया। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा साधारण। इन तीनों में बांटकर वहां पर क्या किए गए, जो ये सदस्य है इनके प्रांत नियुक्त किए गए दोस्तों। तो यहां से याद रखने हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी जिसने संविधान सभा की बात को स्वीकार किया था, तो उसने कुल कितने सदस्य तय किए थे संविधान सभा के लिए, 389। 292 आने वाले थे प्रांतों से, 4 आने वाले थे कमिश्नर क्षेत्रों से। कुल मिलाकर 292 प्लस 4 296 सदस्यों का चुनाव हो जाता है जुलाई 1946 में। बाकी बचते हैं 93। इनका चुनाव कब होता है मित्रों, इनका चुनाव आगे हम देखेंगे। ये 93 आने वाले थे देसी रियासतों से। आगे चलते हैं। देसी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। यानी कि देसी रियासतें हैं वो अपने परामर्श के आधार पर एक सदस्य या जो आबादी है उनकी जनसंख्या उसके अनुसार सदस्य है वो क्या करे, तय करे दोस्तों। 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पहले तो ये पाकिस्तान साथ ही था जब 389 हमारे यहाँ पे सदस्य, कुल 389 सदस्य संविधान सभा में नियुक्त किए गए थे। यानी माने गए कि 389 सदस्य बनाए जाएंगे संविधान सभा में। उस समय पाकिस्तान हमारे साथ था। ये बात तो हम 1946 की कर रहे हैं, लेकिन आज जाती है 3 जून 1947 को। तो इस समय क्या हो जाता है, पाकिस्तान के लिए पृथक पाकिस्तान सभा गठित हो जाती है, जो क्या करेगी, पाकिस्तान का अलग यानी अलग देश बन जाता है यहां से पाकिस्तान। तो देखिए जब अलग देश बन गया है, भारत का टुकड़ा हो गया है, तो संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बनाए गए थे वो भी कम होंगे। विभाजन के परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए संगठित की गई थी उसमें से कुछ सदस्य कम हो गए, क्योंकि जो पाकिस्तान क्षेत्र है उससे जो संविधान सभा में सदस्य आने वाले थे वो तो पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान सभा में चले गए, तो वो क्या हो गए, भारतीय संविधान सभा में कम हो गए। 3 जून 1947 की योजना के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब मित्रों यहां से देखिए कहां कहां के सदस्य हैं जो भारत की संविधान सभा से निकल गए। बंगाल के, पंजाब के, सिंध के, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के सिलहट जिले जो क्या जनमत के आधार पर पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ये क्या है, इन यहां से जो सदस्य संविधान सभा में आने वाले थे ना वो क्या हो गए हैं, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए हैं और पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए हैं। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। यानी कि जो पूर्वी पंजाब, जो वर्तमान में भारत के अंदर पंजाब है ना, ये पूर्वी पंजाब था उस समय, और जो पश्चिमी बंगाल है यहां पर वापस चुनाव कराए गए कि ये कहां पर सम्मिलित होंगे। तो ये क्या इन पर चुनाव हुआ, तो ये भारत में सम्मिलित हो गए। बाद में 31 अक्टूबर 1947 को सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई। 389 सदस्य बनाने थे पहले, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया
तो भारत में सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह तो बात आगे की है, यह प्रथम बैठक तो हो जाती है जब पाकिस्तान साथ है तभी मित्रों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हो चुकी है। इसके बाद होता है 1947 में पाकिस्तान अलग होता है और उसकी अलग बनती है और सदस्यों की संख्या कम होती है। तो यहां से पहला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। पहला क्वेश्चन आपका तैयार। आगे देखिए, प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी अध्यक्षता तो की है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और इस बैठक का बहिष्कार किया है मुस्लिम लीग ने। 3 क्वेश्चन आपके सामने। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं दूसरी बैठक की ओर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहां पे देखिए मित्रों, 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष था वो स्थायी अध्यक्ष नहीं था, वो बैठक का ही अध्यक्ष था। लेकिन 1946 के 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। BN राव को क्या बनाया गया है? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तो यहां से हो जाता है संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ दोस्तों। देखिए, यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। जो यह प्रस्ताव था यह संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 यानी अगले महीने और अगले ही साल को पारित किया गया। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में BN राव की अध्यक्षता में तैयार हुआ। जो संविधान का प्रथम प्रारूप है, प्रथम प्रारूप संविधान का सामने आता है वो आता है अक्टूबर 1947 में, भारत की आजादी के बाद। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त 15 अगस्त को भारत आजाद, सितंबर और अक्टूबर यानी अक्टूबर 1947 को भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप है जो BN राव की अध्यक्षता में तैयार हुआ दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, संविधान निर्माण से संबंधित कुछ समितियां आपके सामने रखता हूं और उनके अध्यक्षों के नाम आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समिति और अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता वार्ता समिति। तो मित्रों, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता वार्ता समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और नीचे देखिए मौलिक अधिकार समिति मुख्य और अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर से देखिए, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति मुख्य और अल्पसंख्यक समिति, इनके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सरदार पटेल को। झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी को। तो JB कृपलानी को 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था, झंडा समिति, मूल अधिकार उप समिति। एक बार फिर से देखते हैं, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समझौता वार्ता समिति,
इनके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति है, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बची हुई समितियां और देखते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक समिति बनी थी, उसके तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। नियम समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। अब मित्रों जाओ, हम चीज यहां पर पढ़ रहे हैं प्रारूप समिति, उसके बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति जो सामने आई थी 29 अगस्त 1947 को, यह एक ड्राफ्ट कमेटी थी दोस्तों, जो 7 सदस्य ही समिति थी। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। यानी कि जो संविधान का प्रारूप है वो कौन बनाएगा? किसकी अध्यक्षता में? प्रारूप समिति की अध्यक्षता में बनेगा। कौन बनाएगा? ये 7 सदस्य। देखिए, अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सदस्य थे इसमें 6 और: अलादी कृष्णा अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. महादेवा राव, टी.टी. कृष्णामाचारी। ये 6 सदस्य और 7वें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, जो थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान को विचार विमर्श के लिए संविधान सभा को सौंपा। जो प्रारूप समिति अभी अभी हमने देखी है, जिसमें 7 सदस्य थे, इसने क्या किया? 21 फरवरी 1948 को जो प्रारूप था संविधान का, वो विचार विमर्श के लिए संविधान सभा को सौंप दिया, जिसमें 299 सदस्य हैं। दोस्तों प्रारूप संविधान में 315 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां इसके अंतर्गत थी। दोस्तों अब यहां पर विचार विमर्श के लिए सौंप दिया है, तो यहां से होगा संविधान का वाचन, प्रारूप जो बनाया गया उसका वाचन। दोस्तों तो बात करते हैं संविधान का वाचन। देखिए मित्रों, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रारूप संविधान विचार विमर्श के लिए संविधान सभा में लाया गया। यानी कि यहां से देखिए कि प्रथम जो वाचन होता है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के मध्य जो संविधान सभा है वहां पर प्रारूप को विचार विमर्श के लिए लाया जाता है। द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दोस्तों यहां से थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। तो मित्रों यहां पर देखिए, जो द्वितीय वाचन है यह साल भर चलता है। द्वितीय वाचन के दौरान संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार पूर्ण हुआ। यानी कि द्वितीय वाचन के अंदर जो संविधान प्रारूप था उसके हर एक खंड पर बात की गई, हर एक खंड पर विचार किया गया। बात करते हैं तृतीय वाचन की। प्रारूप समिति के प्रतिवेदन और विभिन्न संशोधनों पर विचार के लिए 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन चला है और 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान को पारित किया, अपनाया, मंजूर किया, ग्रहण किया, आत्मा अर्पित किया। कुछ धाराएं इसी दिन से क्या हुई? प्रभावी हुई। तो मित्रों जो संविधान था वो बनकर तैयार था। अब संविधान को सामने लेकर आने का समय था। प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, जिसमें जो प्रारूप है वो कहां पर लाया जाता है? संविधान सभा में लाया जाता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य 1 साल तक हर एक खंड पर विचार विमर्श होता है।
तृतीय वाचन जो 11वां सत्र होता है संविधान सभा का, जो 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है, और 26 नवंबर 1949 के दिन जो कुल सदस्य थे संविधान सभा के 299, उनमें से 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे, और उन्होंने इस संविधान सभा को, ये जो संविधान का प्रारूप था, इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया मित्रों। और कुछ धाराएं ऐसी थी जो इसी दिन से क्या हो गई, प्रभावी हुई मित्रों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, यानी कुछ ही धाराएं लागू की गई थी इसी दिन। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधु को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधु को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे जो कानून थे जिनकी आवश्यकता थी उस समय, उनको तो 26 नवंबर 1949 से क्या कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 यानी 26 दिसंबर के बाद जनवरी, 2 महीने के बाद, यानी लगभग 2 महीने के बाद संपूर्ण संविधान को लागू किया गया तथा इसी तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। जो वर्तमान में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान हमारा लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी जो गणतंत्र दिवस है वो मनाते हैं दोस्तों। तो यहां पे याद रखना है कि हमारा जो संविधान है वो पहले आंशिक रूप से लगा था 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, यहां से एक चीज और आएगी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी को संविधान, संपूर्ण संविधान लगेगा, उससे 2 दिन पहले अंतिम बैठक बुलाई गई थी संविधान सभा की, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नए राष्ट्रपति के चुनाव तक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे देश के राष्ट्रपति। सभी ने यह सर्वसम्मति से फैसला लिया, और संविधान सभा को नई संसद की गठन तक अंतरिम संसद के रूप में काम करने की सहमति व्यक्त की गई। जब तक नई संसद का गठन, मतलब चुनाव होते हैं, नई संसद का गठन होता है, तब तक जो संविधान सभा है वो क्या करेगी, संसद का कार्य, अंतरिम संसद का कार्य करेगी। संविधान सभा जनगण मन और वंदे मातरम गायन के साथ समाप्त हो गई। अतः 24 जनवरी 1950 से ही जनगण मन को भारत को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। मित्रों, यह क्वेश्चन आया हुआ है, अभी बता रहा हूं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये देश में 24 जनवरी 1950 से ही लागू हो गए थे, 26 जनवरी 1950 से नहीं बनाए गए थे। 24 जनवरी 1950 को ही इनको राष्ट्रगान, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, संविधान निर्माण के समय भारत के संविधान में एक प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसकी अनुसूचियों में वृद्धि हुई और इनकी संख्या अब, उस समय अनुसूचियां कितनी थी, 8, वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां वर्तमान के अंदर हो गई है दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन जो एग्जामों में देखने को मिलता है और हमने नहीं देखा, संविधान हमने तैयार कर लिया, कैसे संविधान सभा बनाई, कैसे उन्होंने संविधान प्रारूप समिति ने संविधान बनाया, लेकिन समय कितना लगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। मतलब भारत का संविधान बनने में कुल समय कितना लगता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्तों। यह हो गया हमारा संविधान कंप्लीट, यानी संविधान कंप्लीट नहीं हुआ, संविधान बनाया है, नॉर्मल जानकारी लिए। अब आगे चलते हैं मित्रों और बात करते हैं प्रस्तावना की।
प्रस्तावना जिसको उद्देशिका यानी संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की जिसको आत्मा कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान यानी कि बात करें कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठाकुरदास भार्गव ने ही जो हमारी प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। प्रस्तावना संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए, जिन्हें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। यानी जो प्रस्तावना है इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश कर दिया था। अब ये देखिए हमारी प्रस्तावना, ध्यान से देखिए यहां पर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेत करते हैं। यह है हमारी प्रस्तावना। अब यहां पर मित्रों जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, आगे हम बात करेंगे, आगे जानकारी बहुत कम है लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बात करते हैं कि प्रस्तावना को क्या हम न्यायालय में ले जा सकते हैं या न्यायालय में प्रस्तावना है वो ले जाने योग्य है या नहीं है। तो ये इसका उत्तर रहेगा कि जो प्रस्तावना है ये न्यायालय में ले जाने योग्य नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। हम भारत और भारत, 2 बार उल्लेख मिलता है भारत शब्द का। प्रस्तावना के अंदर नागरिक शब्द का उल्लेख कितनी बार है? प्रस्तावना के अंदर नागरिक शब्द का उल्लेख 1 बार है। कितनी बार है मित्रों? 1 बार नागरिक शब्द का उल्लेख है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। अब मित्रों यहां से बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से बात करेंगे कि सर कुछ इनके बारे में जानकारी दें। पहला आता है दोस्तों, हम भारत के लोग। नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं, लिखी हुई नहीं है, बस बोलकर बता रहा हूं, याद रख लेना। हम भारत के लोग का मतलब क्या है? हम भारत के लोग, इस संविधान को भारत के लोगों ने बनाया। ये शब्दावली जो हम भारत के लोग यानी जो संविधान है हमारा किसने बनाया? भारत के लोगों ने। और जो ये शब्दावली है प्रस्तावना की, ये शब्दावली ये अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ली गई है। समझे दोस्तों? आगे देखिए, आगे आ जाता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहां पे देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता मतलब भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, वह अपनी नीतियों को चलाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है दोस्तों। बात करते हैं समाजवादी की कि यह समाजवादी क्या है? भारत के अंतर्गत भौतिक व अभौतिक संसाधनों का इस तरह वितरण किया गया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। अर्थात निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनका समान है वो समान रूप से उन्नति को अवसर दिया जाए। हर एक लोग, चाहे गरीब चाहे अमीर, सबके सामने सार्वजनिक या निजी कोई भी चीज है वो सबके लिए बराबर है। बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति सद्भाव अपनाएगा। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, देश का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म यानी धर्म देश का धर्म ही है।
मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, उसके सभी धर्म है वो अपने ही है दोस्तों। आगे आ रहा है दोस्तों हमारे, यहां पे हम बात करते हैं तो एक गणतंत्र शब्द मिलेगा। गणतंत्र या लोकतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत होकर न होकर निर्वाचित होता है। अब चाहे निर्वाचित प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, निर्वाचित होना चाहिए, नहीं कि जो बन गया राष्ट्रपति अब उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यह सिस्टम नहीं है। निर्वाचन होगा, हर बार नया आदमी बनेगा दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास यहां पर किया है दोस्तों। अब देख लेते हैं थोड़ी सी जो जानकारी है इसके बारे में। देखिए मित्रों, संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसके अंदर जो संविधान के ध्येय और आदर्श हैं उनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना है मित्रों, यह संविधान का ही भाग है। एक केस हुआ था जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ था पहली बार, जिसमें 1973 में इसे संविधान का अंग माना गया। पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है उसमें पहली बार संविधान का अंग प्रस्तावना को माना गया। इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की भांति ही संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है। इसमें आप संविधान के अन्य उपबंध है उसमें जिस प्रकार संशोधन करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यह न्याय योग्य नहीं है। समझे मित्रों? हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रावधान के अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। अगर संविधान का कोई प्रावधान है जो अस्पष्ट है या समझ में नहीं आ रहा है तो इसको स्पष्ट करने के लिए आप प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे और देखिए। उद्देशिका में लिखित हम भारत के लोग, पूरी उद्देशिका हमारी को अंगीकृत, अधिनियमित और आतंत्रित करते हैं। शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करते हैं दोस्तों। भारत को 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। हर बार राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा। उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय उद्देशिका में परिवर्तित नहीं कर सकता है, संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है तभी उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। संविधान की जो भाषा है, हमारा संविधान है, उसका कोई प्रावधान, उसका कोई नियम, उसका कोई आर्टिकल कुछ ऐसा लगता है कि कुछ संदिग्ध है तो आप उद्देशिका यानी प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द है जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। याद रखना मित्रों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों। तो ये थी हमारी राजनीति विज्ञान की क्लास नंबर 3, संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में आज हमने अध्ययन किया। कैसी लगी ये क्लास मित्रों? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें स्टोर से। अपने नोट्स, जैसे ही क्लास यहाँ पे आती है वहाँ पे PDF मिल जाएगी और अपने नोट्स है वो तैयार करते जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।